देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सुदर्शन न्यूज में आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से जो मुलाकात की, उस मुलाकात पे आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होती रहती है, लेकिन हर मुलाकात के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। उनमें से कुछ वजहों को तो सार्वजनिक कर दिया जाता है दोनों ही पार्टी की तरफ से, लेकिन जो वजह असल होती है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। काल, परिस्थिति और अनुभव के हिसाब से राजनीति में उसके मतलब निकाले जाते हैं। उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के राजनीतिक मतलब भी निकाले जा रहे हैं। क्या है यह मुलाकात का मतलब और क्या यह सिर्फ एक मुख्यमंत्री की अपने राज्य के लिए जरूरी मांगों को मंगवाने के लिए की गई मुलाकात है, जैसा कि उद्धव ठाकरे जो है आज प्रेस वार्ता में बोल रहे थे, या इस 100 मिनट की मुलाकात से महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अध्याय की शुरुआत होगी? इस मुलाकात के बाद क्या महाराष्ट्र की राजनीति में भी खेला शुरू होगा या मुलाकात के साथ खेला शुरू हो चुका है? करेंगे इन सब चीज़ों पे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ होंगे बीजेपी के प्रवक्ता गणेश पाटिल, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ होंगे राजू पवार और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ होंगे। इसके अलावा शिवसेना के राजपुंज और मराठा राजनीति को करीब से समझने वाले नरेश प्रताप रोड भी, जो कि छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन पानीपत के अध्यक्ष है, वो भी आज हमारे साथ रहेंगे। लेकिन पहले हम सुनते हैं कि आज उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जो प्रेस वार्ता रखी और जो सवाल उनसे पूछे गए उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया। उसी जवाब के आधार पर आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और उन्हीं जवाब के आधार पर हम प्रोग्राम की चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। तो पहले सुनते हैं उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। ये बात कभी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था तब, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूँ, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं व्यक्तिगत रूप में मिलूँ, अगर मैं मिल भी लूँ, आज भी अभी मेरे साथी हैं उनको कहूँगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है उसमें? मराठा आरक्षण के बारे में इसी सरकार ने फॉर्मर चीफ जस्टिस भोसले साहब की एक कमेटी तैयार की थी, जिसमें हमारे पुराने महाअधिवक्ता भी थे और बहुत एमिनेंट लॉयर्स थे, और उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है, जिस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि केंद्र के पास जाने से पहले हमको बैकवर्ड क्लास कमीशन महाराष्ट्र में गठित करना पड़ेगा। उसका उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया है। उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर उस आयोग का रिपोर्ट लेकर और उस रिपोर्ट के आधार पर उसके बाद केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा। तो वो सारी कार्रवाई को टाइम लगता है। वो कार्रवाई किए बिना अगर केंद्र के पास हम चले भी जाए और केंद्र को ये कहे कि आप कार्रवाई कीजिए, तो हमने कार्रवाई नहीं की तो केंद्र कार्रवाई कैसे करेगा? इसलिए प्रीमैच्योर है। फिर भी ठीक है, वो गए तो हम स्वागत करते हैं। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत, और हमारे साथ कुछ मेहमान अभी जुड़ गए हैं और कुछ मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम के दौरान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले अभी स्वागत करता हूं मैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बृजमोहन जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा नरेश प्रताप रोड हमारे साथ हैं, जो कि मराठा आरक्षण को काफ़ी करीब से और मराठा राजनीति पे करीब से नज़र रखने वाले नरेश प्रताप रोड हैं, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा गणेश पाटिल होंगे। इसके अलावा हमारे साथ राजू पटेल भी जुड़ेंगे, और इसके अलावा जो राजपुंज हैं शिवसेना की तरफ से, ये सभी जुड़ेंगे बारी बारी से। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा बृजमोहन श्रीवास्तव जी की, जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है, आज जो मुलाकात है एक दिन पहले ये तय हुई थी, पहले से शेड्यूल नहीं था, एक दिन पहले ये मुलाकात तय की गई, उसके बाद ये मुलाकात हुई। और ये मुलाकात कोई 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट या घंटे भर की नहीं थी, बल्कि 100 मिनट यानी 1 घंटा 40 मिनट की इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जो ये चर्चा के लिए आज हम बैठे हैं? क्या प्रधानमंत्री की मुलाकात से पहले शरद पवार से भी मुलाकात हुई थी एक दिन पहले, यानी कल सोमवार को? आप चूंकि एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और शरद पवार की पार्टी से हैं, और शरद पवार, मराठा राजनीति की चर्चा शरद पवार के बिना पूरी नहीं होती है। उद्धव ठाकरे जिस तरीके से घटनाक्रम को ले जाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि आज की इस मुलाकात के बाद, प्रधानमंत्री से 100 मिनट की मुलाकात के बाद, महाराष्ट्र की राजनीति की परिभाषा या राजनीति कुछ अलग दिशा में जाएगी? मुकेश जी, इससे इसका किसी भी प्रकार का राजनीतिक अर्थ निकालने का आज अभी ये मौका इसलिए नहीं है कि पूरा देश इस समय कोविड की महामारी से जूझ रहा है।
और महाराष्ट्र के सामने भी आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कोविड से संबंधित मामलों में अभी तक की उपलब्धियों की चर्चा करना और जो केंद्र शासन से जो मदद चाहिए, केंद्र शासन से जो हम लोग लगातार राज्य, अलग अलग राज्य जिस प्रकार की मांग कर रहे हैं, उस मामले में चर्चा करने का मकसद ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूं इसके पीछे कोई भी हम राजनीतिक समीकरण यदि तलाशेंगे तो शायद हो सकता है कि वो उतना सटीक ना बैठे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र के जिसे बोलते हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा और ब्रह्मा, विष्णु और ये सारे लोग वहां पे उपस्थित थे। तीनों लोग थे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब थे और कैबिनेट मिनिस्टर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक चौहान साहब थे। उनके साथ बैठ के चर्चा हुई है। तो ये बिंदुवार एक चर्चा थी। ये बात जरूर है कि कल तय हुआ और आज पहुंचना पड़ा, क्योंकि आज इस समय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम जो है वो बहुत व्यस्त रहता है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से इस बात की लगातार मांग की जा रही थी कि प्रदेश के मुद्दों को लेकर एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिलना चाहता है। जब टाइम मिला तत्काल पहुंचे, क्योंकि बात करना जरूरी है और इस समय बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल और बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, प्रोटोकॉल और मैं उस पे सवाल भी नहीं उठा रहा हूं। मैं दो सवाल है मेरे। एक तो ये 100 मिनट की मुलाकात, अगर इस तरीके से ये औपचारिक मुलाकात होती या बिल्कुल केवल कोरोना पे बात होती तो मुझे नहीं लगता है कि ये 100 मिनट मुलाकात का ड्यूरेशन जाता। दूसरी बात, जो उद्धव ठाकरे खुद कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे बात की, वैक्सीनेशन और जो कोरोना महामारी के बीच में केंद्र से जो मदद है वो भी एक मुद्दा था, लेकिन केवल वही मुद्दा नहीं था, ये उद्धव ठाकरे भी बता रहे हैं। और एक चीज़ जो मराठा आरक्षण को लेकर के चल रही है, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की आने वाली जो राजनीति है उसमें मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इससे पहले इस आरक्षण के मुद्दे को जो आगे बढ़ाया था तो शिवसेना और बीजेपी की सरकार ने ही बढ़ाया था। ये मुद्दा अब काफ़ी गर्म है और इस मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने जब से इसे खारिज किया है तो अब एकमात्र रास्ता जो है केंद्र ही बचता है। केंद्र के जरिए ही मराठा राजनीति जो है या मराठा आरक्षण जो है ये को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण को लेकर के बात की है और केंद्र से सहयोग मांगा है, क्या आपको नहीं लगता है कि नए अध्याय की शुरुआत है? क्योंकि अगर करीब आते हैं उद्धव ठाकरे और बीजेपी अगर फिर से करीब आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को दूर जाना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि अभी इस प्रकार की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है और निश्चित रूप से मराठा आरक्षण की बात जो कही जा रही है वो वाकई बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से मराठाओं में जो एक अधिकार का संघर्ष एक लंबे समय से चल रहा है, उसके लिए अगर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के वरिष्ठ मंत्री यदि प्रधानमंत्री से आके अपना विनय करते हैं तो ये एक बिल्कुल सही पहल है। क्योंकि अगर नागरिकों के लिए अगर हम बात नहीं करेंगे, अपने से जो मुखिया हैं, जो देश का जो संचालन कर रहे हैं, जिनके हाथ में आज व्यवस्था है, उनसे आके बात तो करना होगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक सारे बिंदुओं पे सुना है, क्योंकि मेरी अभी चर्चा किसी से ऐसी नहीं हुई है, लेकिन जितना मीडिया के माध्यम से, जितना टेलीविजन के माध्यम से हम लोगों को पता लग रहा है, उसमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से इस डेलीगेशन को लिया है और सारी प्रस्तुति मंत्रियों ने की है, वरिष्ठ मंत्रियों ने की है। तो निश्चित रूप से प्रदेश के हितों के लिए एक गंभीर चर्चा हुई है और इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव जी ने कहा भी है कि हमारे जो व्यक्तिगत संबंध है वो अपनी जगह पर है, आज हमारे जो राजनीतिक संबंध है वो स्पष्ट है। सबों को मालूम है कि हम एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं जिसके मुखिया खुद उद्धव जी हैं। तो मैं सोचता हूं कि इस मामले में किसी भी प्रकार की संभावनाओं को, किसी भी प्रकार की राजनीतिक संभावनाओं को टटोलने का ना तो ये टाइम है और ना इसकी कोई संभावना है। आप दोनों चीज कह रहे हैं बृजमोहन जी, आप दोनों चीज कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी जो काल चल रहा है पैंडेमिक का, इसमें किसी दूसरे मुद्दे पे बात नहीं किया जाना चाहिए या उसकी संभावना नहीं है, लेकिन साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि मराठा आरक्षण पे बात हुई, अच्छी बात हुई, तो ये अच्छी बात है, करना चाहिए, ये प्रदेश के हित का मामला है। और ये निश्चित रूप से वहां के आदमी, ये कोविड का भी जो मुद्दा है वो आम इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और अगर मराठा आरक्षण की बात होती है तो ये भी वहां के सैकड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है जो इससे पीड़ित है, जिनको कि अधिकार मिलना चाहिए। मैं सोचता हूँ जनता, जो प्रदेश के जो नागरिक हैं, उनके हितों की ही बात हो रही है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो इतना समय दिया, इसके पीछे कारण भी शायद यही है कि प्रधानमंत्री जी विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। वो हर राज्य से जानना चाहते हैं कि आखिर इस कोविड के इस महामारी से संघर्ष करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। सफलता के, आपने अगर किसी मुद्दे पे सफलता प्राप्त की है तो कैसे की है, उसको वो दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी बताना चाहते हैं। तो ये गंभीर चर्चा थी
और मैं सोचता हूँ इसको उस गंभीरता के साथ ही अपन सब लोगों को नहीं, ठीक है, देखना लेकिन चाहिए लेकिन और लेकिन इसके जो असल परिणाम मुद्दा आने वाले दिनों में सामने दिखेंगे। जो असल मुद्दा था बृजमोहन जी, आप भी जान रहे हैं कि जो राजनीतिक मुलाकात होती है, जो बताया जाता है वो असल में होता नहीं है। असल में वो होता है जो बताया नहीं जाता है, जो हम चर्चा कर रहे हैं, असल बात वही है। हमारे साथ नरेश प्रताप रोड हमारे साथ हैं, जो मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बहुत अच्छी समझ रखते हैं और मराठा राजनीति को काफ़ी करीब से जानते हैं। नरेश प्रताप जी, क्या अभी जो आप बृजमोहन जी कह रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों पे बातचीत हुई है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की, सिर्फ वही मुद्दा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, या मराठा आरक्षण के नाम पर बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर से करीब आ रही है? देखिए मुकेश जी, आप बहुत वरिष्ठ एंकर हैं और मैं ये मानता हूं कि सुदर्शन न्यूज मुद्दों की तह तक जाता है। वो कोई भी विषय रहे, सुदर्शन उसकी पूरी जमीन पे जाके उसके तथ्यों के अनुरूप देश की जनता के सामने रखता है। मौजूदा समय में मराठा आरक्षण आज का विषय नहीं है मुकेश जी। मराठा आरक्षण का विषय बहुत पहले से ही जनता के सामने और देश के सामने है, परंतु समय समय पर मौजूदा जो सत्ता रही है, हर सत्ता ने उसको अपने अनुरूप केंद्र के पाले में डाल के अपने आप को बचाने का प्रयास किया है। परंतु जब से सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्णय सामने आया, उसके बाद मौजूदा जो वहां की सत्ता है और कांग्रेस, उनके लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि उनको लगता है कि यदि हम पैरवी नहीं करेंगे तो मौजूदा मराठा समाज उसके विरुद्ध जाएगा। परंतु हमारे वरिष्ठ व्यक्ति एनसीपी के जो प्रवक्ता है बृजमोहन जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको नमस्कार करता, परंतु कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पे मैं इनसे असहमत हूं। मुझे लगता है कि एनसीपी सुप्रीमो और एनसीपी और शिवसेना इस तरीके से जो ये एकजुटता दिखा के अपने आप को कर रही है, परंतु कहीं न कहीं वो नहीं चाहती कि इस तरीके से इस कार्य को गति मिला जाए। ये तब से हमारे छत्रपति शिवाजी, क्योंकि मैं सर्वप्रथम तो शिवराय की धरती को नमन करता हूँ और मराठा साम्राज्य के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए मैं मराठा वासी और सभी महाराष्ट्र के लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि उन लोगों के बीच में जो जीवन का उनका मौजूदा सत्र है, वो कहीं ना कहीं बहुत निम्न सत्र पे चला गया। कितने किसानों द्वारा महाराष्ट्र में आत्महत्या की गई, सबको पता है कि बहुत सा समाज आज भी निम्न सत्र पे जीवन यापन कर रहा है। हर व्यक्ति के पास नौकरी के संसाधन नहीं है, हर व्यक्ति वहां व्यापारिक सत्र से नहीं जुड़ा। आज भी दूर दूर गांव में पीने के पानी की दिक्कतें, किसानों की बदहाली, शिक्षा के क्षेत्र में तो कहीं न कहीं नौकरियों में भेदभाव। क्या मौजूदा सत्ता को नहीं पता कि वहां की मौजूदा परिस्थितियां क्या है, वो कितने समाज के अनुरूप है? नरेश जी, ये ठीक है, ये तो मुद्दे हैं और ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं पे राजनीति वहाँ पे होती रही है। आज की जो ये मुलाकात थी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से मायने निकाले। आपकी नज़र में ये जो मुलाकात थी, इसका क्या मतलब था? क्योंकि अगर ये औपचारिक मुलाकात होती तो 10 मिनट 15 मिनट में पूरी हो जाती है मुलाकात, लेकिन 1 घंटा 40 मिनट, करीब 100 मिनट की यह मुलाकात थी। और इस मुलाकात के बाद जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गए थे, जिस तरीके की बयानबाजी, जिस तरीके की पॉजिटिव रिस्पांस, जो बॉडी लैंग्वेज उद्धव ठाकरे का देखने को मिला है प्रधानमंत्री से मुलाकात करके जब वो बाहर आ रहे थे उस समय, उसके बाद से ये चर्चा जो है एक बार फिर से जोर पकड़ रही है कि क्या बीजेपी और शिवसेना फिर से करीब आ रही है, क्या शिवसेना फिर से गठबंधन में वापसी करेगी? मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं जी। देखिए मुकेश जी, आप बहुत ही राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे जाने जाते हैं। मौजूदा देश की राजनीति में आपने बहुत से अच्छे विश्लेषण किए भी। ये कहीं न कहीं ये आज की जो मुलाकात है, जब दो राजनीतिक व्यक्ति मिलते हैं, एक सूबे के मुख्यमंत्री, एक देश के प्रधान है, दोनों की मुलाकात के विषय को साधारण विषय नहीं माना जाएगा। ठीक है, विषय मराठा हो सकता है, परंतु मुलाकात के जो मायने वो बहुत गहराई से जानने चाहिए। और देश में ये मौजूदा समय में जिस तरीके से एक एनडीए का घटक दल होने के नाते शिवसेना और मुख्यमंत्री वहां के जो मौजूद है उद्धव ठाकरे जी हैं, और शिवसेना और बीजेपी के मध्य जो पहले एकजुटता थी वो कहीं न कहीं बहुत बड़ी दूरी के रूप में सामने आई और वो एनडीए से अलग हुए। परंतु कहीं न कहीं मौजूदा सत्ता को भी पता है कि केंद्र के सहयोग के बिना महाराष्ट्र को चलाना आसान नहीं है। ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है, क्योंकि मौजूदा सत्ता के लिए चाहे कितने साधन संसाधन हो, परंतु बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जब तक आप केंद्र के लोगों से, केंद्र के मंत्रालयों से संपर्क नहीं रहेगा, उनके साथ आपके सहयोग नहीं मिलेगा, आप प्रदेश को नहीं दे पाओगे। और प्रदेश में बहुत मतलब यदि प्रदेश की तरक्की आप चाहते हैं तो केंद्र के साथ आपको अपने रिश्ते जो है वो अच्छे रखने होंगे, तभी केंद्र का सहयोग आपको मिलेगा। और केंद्र के सहयोग के बिना आप कहते हैं कि राज्य सरकार सत्ता नहीं चला सकती, यानी गैर बीजेपी रूल्ड, यानी जहां पर नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट जो है वहां पर सत्ता चलाने में दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि ये इस बयान पे मैं बीजेपी के हमारे जो प्रवक्ता हैं गणेश पाटिल जी, अगर वो जुड़ गए होंगे तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा।
और वो बताएंगे कि क्या आप जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन अभी हमारे साथ राजपुंज शिवसेना की तरफ से जुड़े हैं। राजपुंज के से मैं जानना चाहूँगा, राजपुंज जी क्या आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। राजपुंज जी, जी आपकी आवाज़ भी आ रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है और जिस तरीके से महाआघाड़ी गठबंधन की सरकार वहाँ पर बनी है, वहाँ पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनी है, पहले दिन से ही कहा जा रहा था कि ये नेचुरल अलायंस नहीं है। इसके आर्किटेक्ट जो थे वो शरद पवार थे निश्चित तौर पे, लेकिन इसे नेचुरल अलायंस नहीं माना जा रहा था और ऐसा लग रहा था लोगों की ये सरकार शायद 5 साल तक नहीं चल पाएगी। लेकिन अभी तक की स्थिति ठीक ठाक चल रही। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार अस्थिर है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आज की मुलाकात के बाद जो हलचल हो रही है, क्या आपको लगता है कि क्या, या मैं आपसे जानना चाहूँगा चूँकि आप शिवसेना की तरफ से ही है, कि क्या उद्धव ठाकरे फिर से घर वापसी करना चाहते हैं, गठबंधन में वापसी करना चाहते हैं? क्योंकि जो सबसे बड़ा, ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा आने वाले टाइम में राजनीति में होने वाला है मराठा आरक्षण का, उस मुद्दे पर अगर उद्धव सरकार या शिवसेना अगर उस मुद्दे को लाना चाहती है, उस मुद्दे पे काम करना चाहती है, तो बिना केंद्र के सहयोग से, बिना बीजेपी के सहयोग से ये अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला आपके अगेंस्ट में दे दिया है। हाँ, मुकेश जी देखिए, सर्वप्रथम नमस्कार पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए प्रधानमंत्री जी से इसी प्रकार का संबंध हर राज्य सरकार को रखना चाहिए और आपसी तालमेल रखना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से महाराष्ट्र ग्रसित हुआ है इन पिछले दिनों में, आप देख रहे हैं लगभग 2001 पिछला पूरा कोविड बीत गया, पूरा साल जो हमारे मार्च से चला पिछले साल, और उसके बाद कैसे कैसे वहां पे बाढ़ आ रही है, मतलब बाढ़ सॉरी जो ताउते आया, ताउते का जो इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से उसने वहां पे पूरा क्षेत्र को शत विक्षत कर दिया और उससे काफी हानि हुई। तो कई चीजें ऐसी हुई, तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस चीज को, इस मुलाकात को किसी प्रकार से दूसरे किसी एंगल पे ना देखा जाए, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें हुआ क्या है। इसमें 5 मुद्दे, इसमें 5 मुद्दे जिसके ऊपर बात हुई। एक तो मराठा आरक्षण का था, दूसरा मेट्रो कार शेड परियोजना थी, तीसरी जिसकी जगह के लिए मांग की गई, और कॉर्प इंश्योरेंस के मुद्दे पर बात हुई, और तीसरा एनडीआरएफ चौथा, और 5वां मराठी लोगों को एलिट क्लास में रखा जाए। इन 5 मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री जी से बात हुई। और दूसरा, मैं पीछे आपके सुदर्शन न्यूज पे ही जो पिछला मेरा इंटरव्यू जो आपके यहाँ चैनल पे था, उसमें मैंने साफ कहा था कि देखिए इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उद्धव ठाकरे जी की तारीफ की थी कि उनका मॉडल कितना अच्छा रहा है, और उसका WHO ने भी तारीफ की थी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए हमारा 35 सालों का गठबंधन रहा है भाजपा के साथ, कोई पूर्व में हमारे मित्र रहे हैं, तो इसमें ऐसी कयास लगाने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। बिल्कुल, जो मैं कह रहा हूं राजपुंज जी, आप भी वही कह रहे हैं। केवल एक लाइन और आप कह देते तो लोगों को समझने में आसानी होती है कि हम 35 साल का आपका संबंध रहा है और राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए मुकेश जी, जिस प्रकार से धारणाएं लग रही है वो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम कोई उनसे प्रधानमंत्री हैं देश के और पूरे देश को चलाते हैं, तो कोई जो सरकार, राज्य सरकार चल रही है, राज्य सरकार में जो ऐसी कमियां है, जो उसमें सहायता चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके लिए उनके साथ मिलकर तालमेल से चलना चाहिए। और ऐसे ही पूरे देश में सब जिस प्रकार से दूसरे राज्य हैं देश के, वो इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इस प्रकार से सही नहीं है। यही एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया माननीय उद्धव ठाकरे जी ने, आकर इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। पहले मुलाकात जो 6 दिसंबर 2019 को हुई थी, आज दूसरी मुलाकात हुई है, और ये भी पॉजिटिव है और हमेशा अच्छा रिजल्ट निकलेगा, यही चाहते हैं। और देश और राज्य हमारे देश की तरक्की करें, और इससे ज्यादा और बिल्कुल। आप राजपुंज साहब, आपने जो कहा मुझे लग रहा है कि मैंने जिस फ्रेम को लेकर के इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी उसी चीज़ पे आपने कहा और पूरा इंडोर्स किया। मुझे लगा बृजमोहन श्रीवास्तव जी सुन रहे होंगे, और जो गणेश पाटिल हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी सुन रहे होंगे, और इसके अलावा राजू पटेल हमारे साथ है कांग्रेस के, राजू पवार, वो भी सुन रहे होंगे इस बात को। मैं राजू पवार जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, शिवसेना जो के प्रवक्ता जो कह रहे हैं हमारे साथ, जो राजपुंज साहब हैं, क्या आपको लगता है कि सही कह रहे हैं कि 35 साल से उन्होंने अपने रिश्तों को, क्या 35 साल से बीजेपी शिवसेना का संबंध रहा है? और प्रधानमंत्री ने तारीफ़ की है उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे ने आज निकलने के बाद प्रधानमंत्री की तारीफ़ की है, और जिस तरीके से उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर के और सबको मुफ्त वैक्सीन देने की बात जो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसकी भी तारीफ़ की है उद्धव ठाकरे ने। ये सारी चीज़ें जो बारी बारी से अगर सारे घटनाक्रम को एक के बाद एक आप रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि फिर से पुरानी जो दोस्ती थी, पुराना जो प्यार था शिवसेना का और बीजेपी का,
फिर से सामने आ रहा है? बृजमोहन जी, राजू पवार जी, क्या आवाज आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। राजू जी बताएं। सबसे पहले तो आप सबको जय महाराष्ट्र जी। आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है, मैं पॉलिटिकली कोई पार्टी से जो है ना, ये मराठा क्रांति मोर्चा समन्वय करके मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ जी। ना मेरा कोई पार्टी से कोई संबंध है। मेरा जो संबंध है तो मराठा क्रांति मोर्चा जो औरंगाबाद संभाजीनगर से शुरू हुआ था। ओके। हाँ जी तो राजेंद्र उसमें से जी, जो बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी बताएं आप, उसी हक से, उसी पोजीशन से आप बताएं जी। हाँ, सबसे पहले करेक्शन हो कीजिए, मैं कांग्रेस का जो आपने कुछ किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने कह दिया वो हो गया। आप राजेंद्र पवार जी है हमारे साथ संभाजी नगर से जी। तो सबसे पहले तो मैं आज की जो घटना है उसका बहुत बड़े दिल से अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री, उनके साथ डिप्टी सीएम अशोक राव जी चौहान, इनका जो मीटिंग हुआ है अभी पैनल पे जो सुना है मैंने, विषय तो बहुत सारे थे लेकिन मुख्य विषय था मराठा आरक्षण। और मराठा आरक्षण के बारे में जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री ने जो कुछ एक्शन लिया है और आज प्रधानमंत्री से जो मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री ने भी उनको समय दिया है, सब बात सुनने के बाद उसमें से क्या मार्ग निकलने वाला है, इस तरह से जो कुछ आश्वासित जो उन्होंने किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस सबका पहले मैं समाज की ओर से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ जी। जी राजेंद्र जी, आपसे तो मेरा ये सवाल था जी कि ये जो आज की जो मुलाकात है, इस मुलाकात के अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं राजनीतिक तौर पे। हर एक पार्टियां और जो आमतौर पे जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वो अपने तरीके से इसके मतलब निकाल रहे हैं। हम बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मैं एक बार फिर से वापस आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से राजपुत साहब ने कहा कि रिश्ते पुराने हैं बीजेपी और शिवसेना के, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो तारीफ की थी उद्धव ठाकरे की, उस बात को भी उन्होंने याद किया, उसको भी मेंशन किया यहाँ पे। इसके अलावा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे जी ने भी जो बात कही, प्रधानमंत्री की तारीफ की, ना केवल वैक्सीनेशन को लेकर के बल्कि जो मुलाकात है उसको लेकर भी कहा कि भाई हम किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए नहीं गए थे। बहुत सारी चीज़ें कही जो एक तरीके से इशारा करती है कि फिर से जो है करीब आना चाहते हैं, जो वापस मैंने कहा। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजपुत साहब ने जो बात मैं कह रहा था, राजपुत साहब शिवसेना के हैं और उन्होंने इस बात को दोहराया है। क्या आपको लगता है कि आपके साथ जो ये गठबंधन की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, क्या आपको लग रहा है कि मुश्किलें आ सकती है आने वाले दिनों में? मुकेश जी, इस बात को उद्धव ठाकरे जी समझते थे कि जब वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो राजनीतिक चर्चाएं होंगी ही। और चूंकि वो एक बहुत ही परिपक्व राजनेता हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने जो अलायंस पार्टी के दो बड़े नेता हैं, आदरणीय अजीत पवार साहब और आदरणीय अशोक चौहान साहब, वो उनको अपने साथ लेकर आए और उनके साथ उन्होंने मीटिंग की है, जिससे कि ये अपने आप में आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की तरफ से ये स्पष्ट संदेश है कि हम तीनों की जो गठबंधन है, हम तीनों की जो सरकार है, अगाड़ी सरकार है, वो एकजुट होकर बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। ये बिल्कुल एक स्पष्ट संदेश उन्होंने मुंबई से उड़ने के पहले ही दे दिया था। बिल्कुल, आपने जो बात कही, इसी बात से मेरा एक सवाल है, लेकिन इस अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी सवाल पे जाएंगे और पूछेंगे कि कौन सी ऐसी बात थी जो उद्धव ठाकरे, अजीत पवार और जो कांग्रेस के नेता हैं दूसरे जो उनके साथी थे, उनके साथ या उनके सामने प्रधानमंत्री से नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री से अकेले में मुलाकात करने की जरूरत थी और ये जरूरत 1-2 मिनट की नहीं बल्कि 100 मिनट की थी। 100 मिनट की मुलाकात में अकेले उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री जी से क्या बात की जो अजीत पवार के सामने बात नहीं हो सकती थी, इसी पे हम जवाब लेंगे। बृजमोहन जी कह रहे थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी के, कि ये एक औपचारिक मुलाकात है और अपने मुलाकात से पहले दोनों नेताओं को वो साथ ले गए थे और मेरा सवाल इसी पे है। बृजमोहन जी, मैं आपसे और राजपुत साहब दोनों से ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी बात थी जो उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री को अजीत पवार और अशोक चौहान के सामने नहीं कहना चाहते थे या नहीं उस पर बातचीत या चर्चा करना चाहते थे? आखिर अकेले मुलाकात करने के पीछे राज क्या है? क्योंकि अगर औपचारिक, अगर जिस तरीके से जिन मुद्दों पे बात करनी थी, तीनों नेता साथ में मिले, जिन मुद्दों की बात राजपुत साहब आप कह रहे हैं, उन मुद्दों पे तीनों आदमी के साथ भी प्रधानमंत्री से बात हो सकती थी और हुई भी। इसके अलावा कौन सी ऐसी बात थी जो
छुपाई जाती है या छुपाई जाने वाली थी, जो अजीत पवार को नहीं बताई जा सकती थी, उद्धव ठाकरे को की तरफ से अशोक चौहान को नहीं बताई जा सकती थी? बृजमोहन जी। देखिए कि ये दो सर्वोच्च नेता, एक अपने राज्य के सर्वोच्च नेता हैं, एक देश के सर्वोच्च नेता हैं। ये उन दोनों के बीच में जो बात हुई है, इसकी जानकारी का कयास तो लगाया जा सकता है, पर इसकी तथ्यात्मक जानकारी तो निश्चित रूप से उन्हीं आदरणीय नेताओं के माध्यम से पता लग सकती है। कयास की अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सच है कि आदरणीय मोदी साहब के साथ शिवसेना का और ठाकरे परिवार का बहुत पुराना संबंध है। महाराष्ट्र में आज जो भी पहचान भारतीय जनता पार्टी की है, वो निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ शिवसेना की मदद के कारण है। अगर शिवसेना की मदद ना ली होती तो आज भारतीय जनता पार्टी की कोई पहचान महाराष्ट्र में नहीं होती। और निश्चित रूप से इन लोगों के अपने व्यक्तिगत संबंध हैं। आपका जो यह बयान है, आपकी जो ये बात है, मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। वो आपत्तिजनक, वो आपत्ति जरूर जताता है इस पे, चूंकि वो अभी हमारे साथ है नहीं तो वो मैं इस पे बात नहीं करूंगा। शिवसेना के राजपुंज हमारे साथ है। राजपुंज साहब, जो सवाल मैंने बृजमोहन जी से किया था, जी जो सवाल मैंने बृजमोहन जी से किया था, वही सवाल आपसे भी है कि कौन सी ऐसी बात थी जो उद्धव ठाकरे नहीं करना चाहते थे अजीत पवार के सामने, अशोक चौहान के सामने? मुकेश जी, 1 घंटा 40 मिनट की मुलाकात या जो भी समय है उसमें एग्जैक्टली मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, कई मुद्दे होंगे, कई बातें होंगी, कुछ अपनी क्या पर्सनल बात होगी, क्या होगा, कुछ भी ऐसी चीजें होंगी, उसमें क्या कह सकते हैं अभी इस बारे में तो हम क्या कर सकते हैं आपको कि एक बंद कमरे के अंदर या आपस में क्या बात होगी? कुछ तो वजह होगी अकेले मुलाकात की, ये मुलाकात नहीं। देखिए ऐसा कोई सरकार, देखिए अब एक बात बताइए, आज शरद पवार जी सबसे बड़े नेता हैं हमारे देश के, और प्रधानमंत्री जी भी उनसे जाके सलाह लेते हैं, उसमें क्या गलत हो जाता है? नहीं, सलाह लेते तो फिर अच्छी बात है, सलाह लेने पे चर्चा नहीं है। मुलाकात करते हैं। आपने चूंकि कहा राजपूत साहब, चूंकि आपने कहा कि इन मुद्दों पे बात हुई, तो ये सारे मुद्दे तो तीनों आदमी के सामने में बात हुई। बिल्कुल मुकेश जी, देखिए मुद्दे हर तरह के होते हैं। सरकार एक चलती है, वहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, पूरा राज्य चल रहा है, उसके बाद पूरा देश चला रहे हैं, कई वैक्सीन के ऊपर कई चीजें हैं, ऐसे आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो ताउते तूफान आया था उसके ऊपर भी 1000 करोड़ रुपए मांगा गया है केंद्र से कि गुजरात की। ठीक है, मैं उस पर नहीं, लेकिन आप दोनों, बृजमोहन जी और राजपूत, आप दोनों इस बात को मानते हैं कि कुछ तो बात थी जो इन दोनों से अलग उद्धव ठाकरे करना चाहते थे, इस बात को तो मान रहे हैं आप? नहीं मुकेश जी, देखिए आप देखिए इस प्रकार से आप कुछ भी उस पर कयास लगा सकते हैं। नहीं कयास नहीं, आप जो कह रहे हैं, आपके बोलने के आधार पर तो ये मैं बोल रहा हूँ। आपने कहा कि जो बातें, इन मुद्दों पे जो चर्चा हुई थी, तीनों नेता थे, और आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अंदर में क्या बात हुई हमारे सामने जो हमारे तक आया उन्हीं पे हम आपको बता सकते हैं ना कि जो जिस पे बात हुई और जिस पे औपचारिक तौर पर बात हुई, अनौपचारिक तौर पे क्या बात हुई वो तो देखिए नहीं बता। नहीं ठीक, अनौपचारिक तौर पे होती है बात तो 100 मिनट की, 1 घंटा 40 मिनट की मुलाकात वो नहीं होती है, और इसीलिए ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। अब बृजमोहन जी, मुझे लगता है कि कुछ जानकारी जरूर आपके पास है जो आप बताना नहीं चाह रहे हैं, या जो राजपूत साहब हैं उनके पास भी कुछ जानकारी है जो बताना नहीं चाह रहे हैं, और इसी कयास पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ और भी मराठा क्रांति मोर्चा के राजेंद्र पवार जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र पवार जी, क्या आपको लगता है कि ये मुलाकात एक सामान्य औपचारिक मुलाकात थी, या इस मुलाकात के पीछे बहुत बड़ी कोई कहानी है? इस मुलाकात बहुत बड़ा प्रेशर है। प्रेशर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जी 6 जून का महाराष्ट्र सरकार के लिए जो अल्टीमेटम दिया गया था, उसमें अभी महाराष्ट्र में चल रही है, इनका नेतृत्व संभाजी राजे जो है ना जी, बाकी सभी महाराष्ट्र के मराठा क्रांति मोर्चा के जितने समन्वयक थे, बहुत बड़ा अभी मीटिंग सब चल रहा है कि आगे का क्या सब प्रोसीजर करना है, किस तरह आगे जाना है जो है। और ये सब प्रेशर देखने के बाद तुरंत सम्माननीय मुख्यमंत्री, उनको पता था कि प्रेशर क्या है, किस तरह इनको जो है ना इस सब पूरा आरक्षण के मामले में जो है ना बिल्कुल तुरंत क्या एक्शन लेना है। प्रधानमंत्री जी को भी जो है ना इसकी अहमियत पता है, क्या ये धीरे धीरे जो कुछ बढ़ने वाला है, इसमें से पूरी मानसिकता ये थी पूरी मराठा समाज भी दिल्ली तक अभी जो तो अपने को आगे जाना पड़ेगा। और बिल्कुल, यानी ये जो मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है, ये मुद्दा एक ऐसा है जिसके
इसके कारण, क्योंकि अब मराठा आरक्षण का मुद्दा यदि आगे बढ़ता है और निश्चित तौर पे ये जो मुद्दा है आने वाले जो चुनाव होंगे महाराष्ट्र विधानसभा के, उसमें एक बड़ा मुद्दा होगा। ना सिर्फ विधानसभा, जबकि लोकसभा के चुनाव भी होंगे, उस चुनाव में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, क्योंकि चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है तो अब बिना केंद्र की मदद से ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। केंद्र चाहे तो ओबीसी जो बिल है, ओबीसी की लिस्ट पे संशोधन करके मराठा को शामिल कर सकते ही है केंद्र, और केंद्र चाहे तो मराठा आरक्षण दिया जा सकता है, केंद्र की मदद के बिना नहीं होगी। अब राजनीतिक मजबूरी भी हो गई है कि उद्धव ठाकरे अब जो है वापस बीजेपी के खेमे में जाए। हमारे साथ रोड साहब हैं, नरेश प्रताप रोड जी। क्या आपको लगता है कि आरक्षण, मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है, इसी मुद्दे पे बीजेपी और शिवसेना एक साथ बैठने को मजबूर है, या शिवसेना की मजबूरी है कि वो अब बीजेपी के साथ बात अगर नहीं करेगी तो महाराष्ट्र में उसकी राजनीति जो है छोटी पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी? मुकेश जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मुझे लगता है जो आपने तथ्य रखे हैं उन तथ्यों के अनुरूप ये तय है कि ये समय की भी मांग है और वक्त की जरूरत भी। यदि इसको शिवसेना समझेगी उसके लिए भी बहुत जरूरी है, और बीजेपी को भी चीज को समझना चाहिए। अब उद्धव जी एक पार्टी, एक शिवसेना वहां मुख्यमंत्री के तौर पर है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो समय की मांग है, उनके प्रदेश में मराठा साम्राज्य, मराठा एक समाज है, बहुत बहुलता में है, उनके अंदर ये मांग है, और उसका नेतृत्व, उस मांग का नेतृत्व कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही। उसका नेतृत्व छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज लोग हैं उनके साथ मिलकर मराठा समाज के आम लोग और सभी जनमानुष के लोग और सभी संस्थाएं उससे जुड़ी हुई हैं। तो ये एक ऐसी मांग है, इसके अनुरूप यदि केंद्र सरकार मराठा समाज के लोगों के हित में फैसला लेके वहां एक बड़े स्तर पे उनका सहयोग करती है और केंद्र सरकार इस पे उचित फैसला लेती है, मुझे ये लगता है वो शिवसेना के लिए भी और केंद्र सरकार और भाजपा के लिए भी और देश के लिए भी एक सही निर्णय होगा। और मुझे ये इस समय की मांग के अनुरूप ये लगता है, अगर उद्धव जी को जो निसंकोच तरीके से मोदी जी के सामने उन्होंने बैठ के मिलकर ये प्रस्ताव रखा है, ये एक बहुत अच्छा उनका निर्णय है, इसके लिए वो प्रशंसा के पात्र भी है। परंतु क्या बीजेपी उतनी ही गंभीरता से इस पे निर्णय लेगी? ये बीजेपी के ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर भी है। यदि बीजेपी इस पे कहीं भी ढील बर्ताव करती है, बीजेपी के लिए भी महाराष्ट्र में ये नुकसानदेह हो सकता है। यदि बीजेपी इसमें जनता के अनुरूप आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के समाज को ये दिखा पाती है, और मोदी सरकार और मोदी जी की हम मराठा आरक्षण के पक्षधर हैं और सब लोगों को साथ में मिलकर इसके निर्णय में वो कहीं न कहीं समाज को अपने साथ जोड़ते हैं, तो मुझे लगता आने वाले समय में ये बीजेपी के लिए भी मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप दूर की कौड़ी साबित होगी। क्योंकि अभी किसान आंदोलन की वजह से देश भर में बहुत से मुद्दे गण गए चले गए हैं और वो मिट्टी में मिल गए हैं, परंतु जब से मराठा आरक्षण का विषय सामने आया है और देश में महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रदेश है, महाराष्ट्र की जो मौजूदा परिस्थिति है वो देश की राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर तय करती है। वहाँ की जो राजनीतिक निर्णय है वो दिल्ली को भी प्रभावित करते हैं, और बंबई देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ प्रदेश है। मुझे लगता है कि दिल्ली और बंबई आज दोनों इकट्ठे होकर महाराष्ट्र के लोगों के हित में फैसला ले रहे हैं, ये स्वागत योग्य है। बिल्कुल नरेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसान आंदोलन का जो मुद्दा है, किसान बिल पे जो किसानों का जो विरोध है, और ये मुद्दा जिस तरीके से केंद्र सरकार को अब तक परेशान करती रही है, कम से कम महाराष्ट्र में आरक्षण का जो मुद्दा है, मराठा आरक्षण का मुद्दा, ये ऐसा मुद्दा है जो किसान के मुद्दे के ऊपर हावी हो सकता है। और शायद यह भी एक वजह है कि बंद कमरे में कुछ जो बात हुई है उस बात के मायने बाहर निकाले जा रहे हैं। वापस मैं पुंज साहब आपके पास आना चाहूँगा। क्या सही में जो बंद कमरे के बीच में मुलाकात हुई है 100 मिनट की, क्या सही में आरक्षण का जो मुद्दा है, मराठा आरक्षण का मुद्दा है, इस मुद्दे पे बीजेपी और शिवसेना फिर से साथ आ सकती है? तकनीकी तौर पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तकनीकी तौर पे जब तक दोनों साथ नहीं आएंगे तब तक ये मुद्दा जो है सही रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। या चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी, ओबीसी लिस्ट में जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक ये आरक्षण का मुद्दा जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा या आरक्षण नहीं मिल पाएगा। क्या अब ये जरूरी है, राजनीतिक जरूरत हो गई है उद्धव ठाकरे और बीजेपी का साथ आना? देखिए मुकेश जी, नहीं, इस प्रकार से कोई, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इस प्रकार से कयास ना लगाए जाए। बाकी उद्धव ठाकरे जी ने साफ कहा है इस बात को कि मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था, मैं देश के प्रधानमंत्री से मिलने गया था। तो इस प्रकार से धारणाएं ना लगाई जाएं जिस प्रकार से लगाई जा रही, और देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी उन तक हर बात को पहुंचाना, उनसे बात विचार विमर्श करना किसी भी मुद्दे के ऊपर। जैसे मैंने बोला कि एनसीपी चीफ से जब शरद पवार जी से प्रधानमंत्री मिलते हैं तो भी लोग बड़े सारे इस प्रकार से कयास लगा देते हैं जो सही नहीं है, और इस प्रकार से सबको मिलकर चलना चाहिए। क्योंकि हुआ क्या है, हमारे देश में राजनीति कुछ इस तरह से हो रही है
कि देश की जो राज्य सरकारें हैं वो अपने अलग निर्णय अपने आप को शक्तिशाली बना के बैठ जाती है, जो प्रधानमंत्री से अपने आप को अलग कर लेती है, जबकि मिलके हमारा ढांचा ही ऐसा है कि हमें मिलके चलना चाहिए, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, तभी तो आगे राज्य की डेवलपमेंट होगी। कई मुद्दे हैं, अभी 24,000 करोड़ रुपए जीएसटी का है जिसके ऊपर भी बात हुई है, कई चीजें हैं। तो आप ये मानते हैं कि केंद्र सरकार या मोदी सरकार जो है राज्य सरकार को, खासतौर पर महाराष्ट्र सरकार को सहयोग कर रही है और दोनों के बीच में रिश्ते काफी अच्छे हैं? जी वाइस वर्स, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का सहयोग एक दूसरे के परस्पर रहेगा और रहता है और रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि हमने आज की बात नहीं है, अगर हम अलग थे तब भी हमने CAA जो था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था, उसके ऊपर भी हमने समर्थन दिया भाजपा को, और राम मंदिर के ऊपर भी दिया। तो इसका मतलब इसीलिए तो यही सब सारी चीजें तो राजपूत साहब, मैं जो कहना चाहता हूँ आप ही कह दे रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, नेचुरल अलायंस नहीं है ये, सब कोई पहले दिन से कह रहे हैं, बृजमोहन जी को भी पता है कि नेचुरल अलायंस नहीं, ये जो है बीजेपी को दूर रखने के लिए किया गया गठबंधन है, ना कि सरकार बनाने के लिए किया हुआ गठबंधन। तो इस प्रकार मुकेश जी, मैं आपकी इस बात से थोड़ा असहमत हूँ मैं बल्कि आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूँ जी, कि देखिए कि प्रधानमंत्री जी से जब कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो प्रधानमंत्री जी का कार्यालय ये तय करता है कि उनको कितना समय दिया जाए। तो ये इसके पीछे एक ये भी बात छिपी हुई है, प्रधानमंत्री जी ने ही दिया होगा। मैं नहीं मानता कि ये समय कोई उद्धव ठाकरे साहब ने तय किया हो और उनको आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को समय दिया गया हो। तो मैं ये तो विश्लेषण आपका एक तरफा है, ये तो विश्लेषण आपका एक तरफा है बृजमोहन जी। महाराष्ट्र के नेताओं को है प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि बी कॉन्शियस, बी केयरफुल। ये तो ठीक है बृजमोहन जी, लेकिन ये बचाव के लिए आपने निकाला है, ठीक है। अब मैं बचाव के लिए मैं मानता हूं आपको, आपने काफी अच्छा विश्लेषण किया है, अपने लिए रास्ता निकाला है, लेकिन ये तो एक तरफा विश्लेषण है। अगर प्रधानमंत्री समय देते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ज्यादा समय दिया गया है मुलाकात को, तो ये चीज हमारी बात को ही बल तो देता है कि बीजेपी भी चाहती है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं केवल शिवसेना चाहती है, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी भी चाहती है, शिवसेना भी चाहती है। इसलिए शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने मांगा और प्रधानमंत्री ने दिया। ये मुलाकात कोई 5 मिनट 10 मिनट का नहीं है, ये 1 घंटा 40 मिनट की मुलाकात बहुत कुछ कहती है बृजमोहन जी। ये इतनी आसानी से आप कह देंगे, ये इतनी आसानी से जी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा मुकेश जी कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों अलग अलग हैं इस समय। देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल ये बात तो अभी कह रहे हैं, लेकिन जब मौका होता है तो आप, ठीक है, ये अभी आपकी मजबूरी है ऐसा कहना, मैं इसको, आप कह रहे हैं ठीक है हमारे पास समय की कमी है, बार बार हमारे प्रोग्राम को खत्म वाइंड अप करने का संदेशा मिल रहा है हमारे कान में, हमारे PCR से। इसलिए हमारे जितने भी मेहमान हमसे जुड़े सभी मेहमानों को हम शुक्रिया कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे, और ख़ासतौर पे बृजमोहन जी और राजपूत साहब, राजेंद्र पाटिल साहब, और इसके अलावा नरेश प्रताप सिंह साहब, आप सभी का, राजेंद्र पवार साहब, सभी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिले और अपनी बात हमारे साथ साझा किया। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई हलचल जो है अब देखने को मिली है। प्रधानमंत्री के साथ उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद से फिर से कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या शिवसेना और बीजेपी फिर से साथ आएगी, क्या फिर से करीब आएगी, क्योंकि कौन सी ऐसी बात है जो अजीत पवार के सामने या अशोक चौहान के सामने उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से नहीं करना चाहते थे। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक नई इबादत लिखने जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।